और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं, हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। वहां धर्म नहीं धंधा चलता है, आप धंधे में शामिल ना हो। धंधा बंद, दुकान बंद। इस बार पर्ची यहां नहीं निकलेगी, वहीं निकलेगी जिनकी निकलनी है। हम इनके आप पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार। तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह मान लो कि जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, मेरे खून का एक एक कतरा आपके सम्मान में हमेशा जारी रहेगा, इस बात को आप याद रखना। करते थे वहां अफगानिस्तान ईरान तक हमारा राज हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदर तक हमने यहां सैकड़ों साल राज किया इस देश में। और जब हम लोग राज करते थे तो ये देश सोने की चिड़िया होता था। न किसी को अन्न की, न ढकने के लिए, तन पे ढकने के लिए कपड़े की, न सुरक्षा की, न तमाम तरह की किसी परेशानी की, न ही कोई गैर बराबरी थी। सब लोग मिलजुल के राज करते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। ऐसा राज हमारे महापुरुषों ने इस देश में रखा। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको जानना चाहिए कि जिनका राज हुआ करता था वो इस भारत में गुलाम क्यों बने। जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे तब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे। जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे तब तक आप अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए नहीं खड़े हो सकते। इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी। मैंने आपसे अपील की थी कि आप बैठ जाओ, बहनें बैठी हैं वहां। इससे समझौता नहीं कर पाऊंगा बहनों के सम्मान से। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मां बहनों के सम्मान से समझौता कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात याद रखना। आप जानते हैं, एक मेरे परिवार में जब मेरी बहन की शादी पे जो अपमान हुआ, वो अपमान मुझे यहाँ खींच लाया छतरपुर की धरती पे। मैं उस पर भी बात रखूंगा, लेकिन पहले इतिहास पे आपसे बात कर लूं। मैं आदेशित करके आपसे कह रहा हूं, पेट में रख के बच्चे को जन्म देती है और खुद गीले सूखे में रहती है। इसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। मैं आज इस मातृ शक्ति को नमन करता हूं दोनों हाथ से। वो डटी हुई है, बहुत बहुत बधाई उनको। अब मेरी बात पे गौर करो। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने चिल्लाने मांगने से नहीं मिला। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। मैं बात कर रहा था आजादी की। जब देश आजाद हुआ, व्यवस्था के कारण जो लोग गरीब थे वो गरीब रहे और जो अमीर थे वो अमीर रहे। पहली जो अंतिम सरकार बनी उसमें चुनाव नहीं हुआ। वो चुनाव हुआ, बिना चुनाव हुए सरकार बनी। नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने वादा किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का काम करेंगे। और आज तक भी हम इस उम्मीद पे हैं कि कब संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, क्योंकि दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन संविधान कहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत का संविधान है। आगे बढ़ो। लड़ाई यहां तो शुरू हुई थी, फिर जो गरीब था सरकार ने सब लोगों को रोजगार नहीं दिया, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट 7% रोजगार है, 2% सरकारी और 5% प्राइवेट। उसके बाद लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन हाल क्या है, सारे लोगों को 30 दिन मजदूरी नहीं मिलती, सारे किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता, किसानों पे प्राकृतिक मार होती है। यानी कि सरकार ने किसी भी तरह इस इतने बड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा होने के अवसर नहीं दिए। थोड़ी बहुती अगर अवसर मिले तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था थी
उस आरक्षण व्यवस्था के कारण जो कुछ नौकरियां मिली, उससे हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े हुए। इसलिए जब हमारे लोगों ने अपने महापुरुषों की बात मान के पढ़ना शुरू किया, मंदिर को छोड़ के स्कूल जाना शुरू किया, तो इनमें चर्चा हुई कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो ये तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। अगर ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो ये राज करेंगे, और अगर ये अपनी वोट की ताकत को समझ गए तो हम इस देश में इनके अधीन हो जाएंगे। 56 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब जाके ये सत्संग और धार्मिक आयोजन होने शुरू हुए। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, चाची ताइयों को, बुजुर्गों को किस तरह से धार्मिक आडंबर में फंसा के, उनको शिक्षा से दूर करके, जो गरीबी, बेबसी, इनकी व्यवस्था में जो संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हुआ, गैर बराबरी कारण हुआ, जो गरीबी हमारे लोग झेल रहे थे, उससे दूरी होने का इन्होंने रास्ता बताया कि आप हमारे सत्संग में आओ, हम यहां से आपकी गरीबी दूर कर देंगे, आपकी बीमारी दूर कर देंगे, आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे, आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। जो समाज हजारों साल गुलामी में रहा था, उस समाज को लगा कि हो सकता है इन आश्रमों में जाके, इन सत्संग में जाके, मंदिरों में जाके और तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में जाके शायद हमारी मुक्ति हो जाए। अपनी गरीबियों को खत्म करने के लिए, अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अपने परिवार में जो बीमारी आ गई है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं। हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना, इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। हम इनके यहाँ पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार, तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह मान लो कि जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। याद रखना, क्या तुम अभी की सरकार के भरोसे बैठे हो? याद रखना, निजाम बदले। ये बैठो, फिर नालायकी करने लगे हो, बैठ जाओ अपनी जगह। ये व्यवस्था करने का काम पुलिस के लोगों का था। ये बैठे तमाशा देख रहे, तनख्वाह हमारे लोग टैक्स से लेते हैं। अगर ऐसा ही आयोजन सरकार के लोगों का होता तो यहां खड़े होते बीच में और ध्यान रख रहे होते। चिंता मत करो, बदलेगी सरकार, इनकी सुरक्षा करते नजर आओगे आप लोग कुछ दिन बाद, ध्यान रखना। एक मिनट चुप हो जाओ। तुम्हारे आसपास एक 10 साल का बच्चा होगा, उसका नाम है प्रिंस। क्या कपड़े पहने? लाल पैंट पहना, सफेद शर्ट और लाल पैंट। अगर तुम्हारे पास कोई 10 साल का बच्चा आसपास हो तो उसको मंच पे ले आओ। उसकी मां आ गई है, उनको परेशान है, या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। देखो अपनी निगाहों करके, 10 साल का बच्चा है प्रिंस, कहां है? ले आओ ले आओ। अरे हमारा पर्चा, तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ, आ जाएगा, बैठ जाओ, बैठो। जरा बात सुनो, प्रिंस आ जाएगा, तुम्हें भी प्रिंस बनना है देश में, बैठ जाओ। ये लड़ाई तुम्हें प्रिंस बनाने की लड़ी जा रही है, चिंता मत करो। चुप हो जाओ, बात सुनो, गौर करो। फिर इसलिए ये हमारे लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जिंदगी में जो परेशानियां उनको खत्म कर देंगे, इसलिए उन परेशानियों से मुक्ति के लिए हमारे लोग इनके पास जाते हैं। फिर ये हमारा शोषण करते हैं, फिर ये हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर ये हमें ही नीचा दिखाने का काम करते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बात कर लूं, मैं इन पे आऊंगा, आपको धाम धूम पे आऊंगा, ये बाद का काम है, पहले काम की बात सुनो। हमने एक आयोजन, मैं आया था 12 फरवरी के बाद,
उज्जैन में जब भाई किशन लाल जी के परिवार से मिलने के लिए मैंने आपको मध्य प्रदेश का एक सच बताया। सच क्या था कि आज भी आजादी के 75 सालों के बाद लोगों के पास पक्के मकान नहीं। मैंने बताया था ना आपको, हम लोग उसका डेटा भी तैयार कर रहे हैं। अगर आदमी कुत्ता भी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है बताओ? अगर गाय पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है बताओ? अगर बकरी पालता है तो उसके रहने की व्यवस्था करता है नहीं करता है बताओ? पानी देना यार। ये सरकारें आपको कुत्ता बिल्ली गाय बकरी से भी ज्यादा कमजोर मानती है। इसलिए इनको नहीं लगा कि जब बरसात आएगी इनके घर चुएंगे। ये बहनें जिनके सम्मान की बात करती है कहां रहेंगी? ये माए रात में जब बरसात आएगी कहां जाएगी जब मकान चुएंगे? इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि डेटा तैयार करो और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाके और मध्य प्रदेश के हर घर को जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दिला के रहेंगे। ये हमारा वादा है। जब मैं आपके अधिकारों की बात करूंगा ये आपको गुमराह करने की बात करेंगे। फिर पहले डाटा तैयार होने के बाद अगला रास्ता भी आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना। इस देश की सारी सरकारी जमीनों पे, क्योंकि आजादी के बाद मैंने आपको कहा कि किसी को अवसर नहीं दिया गया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो सारी सरकारी जमीनें हमारी है। काशीराम साहब हमारे नेता जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे हमारे नेता लोग सुन लो कि हर व्यक्ति को खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन हम लोग चलाएंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य है इस देश के बहुजन समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा। आप लोग याद रखना, आगे बढ़ो। ये आंदोलन दूसरा आंदोलन है, हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा। उसके बाद हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में चलेगा दूसरे आंदोलन के बाद। उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे। फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप पे दो रास्ते हैं। चाहे तो बैसाखियों के सहारे रहो, चाहे किराए के मकान में रहो, या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहां इस मंच पे बैठे आपके बीच में बैठे गरीब के बेटों को भी आपकी लड़ाई लड़ने का अवसर मिले। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि जिन्होंने 75 साल में आपको जानवर से ज्यादा कुछ नहीं माना, उनका साथ छोड़ के आपको अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मेरा वादा आप लोगों से। क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूं। यह क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो,
आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब भी आपके अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठा के बताओ, बोला या नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन में जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता ना। पहली बात, जब अब मेरे परिवार का यहां अपमान हुआ इसी छतरपुर की धरती पे, और एक गुंडा मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक भीम आर्मी नहीं खड़ी हुई? यानी कि जिन्हें आपके मान सम्मान से भी मतलब नहीं, जिन्हें आपके वजूद से भी मतलब नहीं, आपको उनको ताकत देनी भी बंद करनी पड़ेगी मेरे बहुजन समाज के लोगों, वरना वो आपसे ताकत लेंगे। देखो, गौर करो मेरी बात पे, आप जिसको वोट दोगे वो ताकतवर होगा, ठीक है? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर होऊंगा तो तरक्की किसकी होगी बताओ? ना मुझे यहां से विधायक बनना, ना मुझे यहां से एमपी बनना, ना मैं यहां मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए यहां मध्य प्रदेश में आया, बस। क्या मैं इस सरकार के आगे हाथ फैला रहा हूं अपनी किसी मांग के लिए? ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अब इस देश में अन्याय का सामना करते रहे, और मेरे रहबर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये है प्रिंस, प्रिंस को एक एक करके आगे भेजते जाओ, बहुत बहुत, और बैठे रहो। देखो, पता लगाना किसके पर्चे में ज्यादा दम है। प्रिंस के लिए रास्ता बना दो, बहुजन समाज के योद्धाओं रास्ता बनाओ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है देश दुनिया में, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग बैठ जाओ, प्रिंस को आने दो और प्रिंस को अपनी मां को सौंप दो। अब मेरी बात पे गौर करो, समय कम है। आप आज आए हो, यहां जाना चाहिए था उस गुंडे को जेल, लेकिन सरकार ने जेल नहीं भेजा। जब मैंने घोषणा कर दी, पहले मैंने भाई सुनील बैरेसिया जी को भेजा और आरडी प्रजापति जी को, मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। प्रिंस को भेजो, जल्दी अंदर भेजो, भेज दो, बहुत अच्छे। ऊपर भेज लो, यहां से ऊपर ले लो। अब आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, समय कम है मेरे पास। उनकी मां को सौंप दो, बस चुप हो जाओ। 20 मिनट और है, हिम्मत रखो, तुम्हारी हिम्मत जवाब तो नहीं दे रही है। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि, सुन लो पहले, कि हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं। उसे लगना भी चाहिए, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। हमारे यहां तो कहते हैं कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बकरी पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो। तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और कट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमानित किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तब मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हम आ रहे 17 तारीख में, सरकार सुन ले, इन्हें लगा, यहां के एसपी भी हैं भैया, मेरी बात को याद रखना एसपी महोदय,
जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गौर करो, गौर करो मेरे नौजवान सिपाहियों, मेरे योद्धाओं। उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 307 में पर्चा दर्ज क्यों नहीं किया। मैं वकील हूं, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लगाया, वो अवैध असला लेके घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री उनके यहां बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहां बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पटके वाले, पीले पटके वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टॉर्च नहीं कट्टा था। फिर उसने कहा कि नहीं, उस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के, इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 307 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि एससी एसटी का मुकदमा, कहां था एससी एसटी का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है। देखा है नहीं देखा? और जो निर्दोष था मेरा भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा एनकाउंटर, याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के, ये असंवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के, ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। अब एक और बात सुनो, गौर करो, जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर मऊ में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ वहां, मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी, एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल हैं। जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश में गुलाम हैं? अगर आप गुलाम नहीं हो
तो जो गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में पर डालने का काम किया जा रहा है, उनको काटने के लिए तैयार हो जाओ मेरे नौजवान साथियों। क्या आप नहीं चाहते कि यहां हम लोग स्वाभिमान सम्मान से जिए मध्य प्रदेश में? क्या आप लोग नहीं चाहते कि किसी बहन का अपमान ना हो? बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते महंगाई खत्म हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपको पक्के मकान मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको जमीन मिले? कौन दे सकता है ये तो आपको बताओ। वोट उनको दोगे, मैं कहां से दे दूंगा कुछ? देखो, जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी ताकत से, आपने दी ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, आप बताओ, क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो हमें दलित, पिछड़े जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। और ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाने का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाने का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में? चलो एक बार और बैठो। अगर इन OBC वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी उनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे आंच आएगी, पारसी पे, उसका साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो, अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम में मानवता है, तुम में मानवता है। तुम सबका सम्मान करते हो, लेकिन याद करो, हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहां है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए इन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया आपने देखा? क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे कि अगले 5 साल ये मेरे लोगों की खून से होली खेले? क्या आप इनको आजादी दोगे कि ये मेरी माँ बहनों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, उनको मारने की आजादी दोगे इन्हें? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, इस प्रदेश की राज सत्ता आपके हाथ में आएगी। वोट आपका है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब वोट आपका है तो राज किसका होना चाहिए बताओ? जब आपका राज आएगा, सोचो, आपका राज आएगा तो यहां अगर सभा होगी तो कुर्सियां लगी होंगी या जमीन पर बैठना पड़ेगा बताओ? देखो, मैं धन्यवाद देता हूं यहां के एक कार्यकर्ता का, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं।
आपने अपने पैसे का सही प्रयोग करके इस सभा को सफल बनाया। आपने जवाब दिया उनको जो ये कहते हैं कि एक गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, उनको जवाब दिया। आप मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, और मैं जानता हूं, मैंने देखा भूखे पेट आए, मैंने देखा भूखे पेट आए हो, मैंने देखा। आप इस जरा सी जगह कम पड़ी है, आप अपने पैर पे खड़े हो। मेरे खून का एक एक कतरा आपके सम्मान में हमेशा जारी रहेगा, इस बात को आप याद रखना। एक कहावत है पंजाब में, सुनोगे? सुनाऊं? कहावत है, मन पक्के दूध दा की पा, मन पक्के दूध दा की पा, अगर कटड़े नू चुंगन नहीं मिलिया। इसको हिंदी में समझ लो, उस वोट का क्या फायदा, पहले उसको समझा दो। मन पक्कन दूध यानी कि इतने सारे दूध का क्या मतलब, क्या फायदा अगर कचड़े को, भैंस के बच्चे को चुंगने को ना मिले, उसका पेट ना भरे। इस आपकी वोट का क्या फायदा होगा अगर आपकी सरकार, आपकी सत्ता ना आए? आप बताओ। वोट आपकी सरकार उनकी ये नहीं चलने दो मेरे लोगों, वो आपके बदन से खाल खींच लेंगे। वो ये क्या करेंगे बताओ? वो कल आएंगे आपके मकानों पे कागज लेके कि खाली करो, खाली करो, ये जमीन सरकार की है, बुलडोजर चलेगा। उनका बुलडोजर को भी जवाब देंगे। लेकिन आप पे मौका आ गया, आप यहां आए हो, तो यहां से प्रण लेके जाना मेरे साथियों कि इस बार किसी भी कीमत पे हम अपने भाईचारे को टूटने नहीं देंगे और अपने भाई को यहां से छतरपुर की धरती से ताकत देके भेजोगे। ये वादा करना पड़ेगा आपको। क्या तो मुझे कहो कि कोई और परीक्षा बाकी है, चंद्रशेखर आजाद वो परीक्षा दो, क्या तो मुझसे परीक्षा लो या फिर मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे तो आजादी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, मालिक बनोगे। और मेरा साथ नहीं दोगे तो रोज अखबार पढ़ोगे तो यही मिलेगा, रोज खून के आंसू रहोगे। निकलो गांव में, मीटिंग करो, जाओ, मेरी बहनों को, माओ को बताओ कि अब उनके बच्चे, उनका खून मैदान में है, अब उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। आपको आज नहीं तो कल फैसला लेना है कि आप यहां गुलामों की तरह जियोगे या मालिक की तरह जियोगे, ये फैसला आपको लेना है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता, नेता, साथी और समाज सेवी को, अपनी बहनों को स्पेशली। देखो, बहनों को एक बार नहीं कहना पड़ा ना कि बैठ जाओ। ये है मातृशक्ति का बल, उसका धैर्य, उसका समर्पण। इन मातृशक्ति को आपको जाके समझाना पड़ेगा कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकल के बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट की तरफ चलो, फूले साहू की मूवमेंट की तरफ चलो। अगर बनना है तो बनो मां अवंतिका बाई लोधी, बनना है तो बनो मां झलकारी बाई, बनना है तो बनो मां पन्ना धाई, बनना है तो बनो मां रमाबाई, बनना है तो बनो मां सावित्रीबाई, बनना है तो बनो मां फातिमा शेख, और अगर बनना है तो बनो फूलन देवी। कि इतिहास आपको आपके गौरव से याद रखे। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, एक कदम की दूरी है गुलामी की बेड़ियां काटने में। इस बार पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ना, अपने खून का साथ देना, मुझे इस लड़ाई को लड़ने की ताकत देना। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस मंच पे, आपकी तरफ हर उठने वाली रात को चंद्रशेखर